बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, आप इसे लेक्चर 0 भी कह सकते हैं। माई सेल्फ हाफिज़ जुनैद, आपका ट्रेनर। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन आपको प्रोफाइल से ऑलरेडी अंदाज़ा हो चुका होगा, तो उन चीज़ों में हम टाइम ज़ाया नहीं करते और स्ट्रेट चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने बहुत कुछ कवर करना है इन शॉर्ट टाइम। तो बेसिकली हमारी ये क्लास ये है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर कोर्स। ये हमारा एक कोर्स है जिसके अंदर आप आ रहे होंगे, जिसके अंदर आप सीख रहे होंगे। तो शुरू में हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि इस कोर्स का पर्पस क्या है और इस कोर्स को एंड पे जब आप पहुँचेंगे, तो आप क्या कुछ लर्न कर चुके होंगे। तो अगर मैं इन कंसाइज़ या शॉर्ट टर्म बात करूँ, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सैलरीड क्लास हैं और आपने अपनी रिटर्न जमा करानी है, तो इस कोर्स के एंड तक आप इतने ट्रेन और एक्सपर्ट होंगे कि आप अपनी रिटर्न खुद सबमिट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप बिज़नेसमैन हैं और कोई आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप इतने इसके अंदर एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आप अपनी बिज़नेस की रिटर्न को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उसको सबमिट भी करा सकेंगे। और इसी तरह अगर आप कोई इस फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को इसमें कंसल्टेंट के तौर पे लेके चलना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप किसी अकाउंटेंसी प्रोफ़ेशन के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि आगे जब आप आर्टिकल के अंदर जाएँ या किसी ऐसी फील्ड के अंदर जाएँ, तो वहाँ पे आपको इस कोर्स का एज हो, तो आप इस सिलेबस के एंड तक आप अपनी रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे। आप इंडिविजुअल के तौर पे अपनी रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे, आप अपने क्लाइंट्स की, आप अपने फैमिली मेंबर्स की रिटर्न सबमिट करने के काबिल होंगे। अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो जिस बिज़नेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के टैक्सेशंस के मैटर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, उसकी विथहोल्डिंग टैक्स किस तरह करना है आपने, उसके रिटर्न के अंदर कहाँ-कहाँ पे चीज़ें आपने करनी है, वो आपको पता चल चुकी होंगी। और इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं और एससीसीपी के मैटर्स को आप देखना चाहते हैं या आपने उन मामलात के अंदर प्रैक्टिस करनी है, तो इस कोर्स के अंदर आपको पता चल चुका होगा कि आपने कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है, कंपनी की कंप्लायंसेस कौन-कौन सी होती हैं, आप उन कंप्लायंसेस को कैसे करेंगे। तो ये एक छोटा-सा एक ब्रीफ ओवरव्यू है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना है। आज के क्लास के अंदर हम थ्योरी को कम से कम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तमाम वो पोर्टल्स देखें, जहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, हम अपनी तमाम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें। है, बहरहाल तो ये हमारे सामने कोर्स एक आउटलाइन मौजूद है, आपको सबको मिल चुकी होगी। इस कोर्स आउटलाइन को हम साथ-साथ देखते जाएँगे। प्रैक्टिकली हम साथ-साथ अपने जो पोर्टल्स हैं, जहाँ पे हमने वर्किंग करनी है, जहाँ पे हमने टैक्स की वर्किंग करनी होती है, जहाँ पे हमने अपने कॉर्पोरेट की चीज़ें वर्किंग करनी होती हैं, वो भी साथ-साथ देखते जाएँगे। अगर मैं देखूँ तो हमारे इस कोर्स के अंदर प्राइमरीली हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे, नंबर 1 हम टैक्स को कवर करेंगे और टैक्स के फिर आगे क्योंकि 2 मेजर सेगमेंट है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इन दोनों को हमने देखना है, इनको लर्न करना है। इनकम टैक्स के अंदर हम फिर फर्दर आगे बाइफरकेशंस हैं, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, उनकी टैक्सेशंस होती हैं, डिफरेंट रिजीम्स होते हैं, उनकी टैक्सेशन होती है, वो हमने देखना है। सेल्स टैक्स के अंदर जो है हम चीज़ देखेंगे, हम इनपुट टैक्सेस को देखेंगे, आउटपुट टैक्सेस को देखेंगे, रिटर्न के अंदर कैसे सबमिट उनको इनपुट करना होता है, क्लेम कैसे करना होता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट एनेक्जर्स फिल करने होते हैं, एनेक्जर ए होता है, एनेक्जर सी होता है, एनेक्जर एच होता है, H1 होता है, मुख्तलिफ तरह के एनेक्जर्स होते हैं। उनका पर्पज़ क्या होता है, किस बिज़नेस को कौन-सा एनेक्जर फिल करना होता है और कब सबमिट करनी होती है। इसी तरह सेल्स टैक्स का आगे एक और फर्दर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है इनवॉइस मैनेजमेंट। हम इनवॉइस मैनेजमेंट को भी देखेंगे कि हमने इनवॉइसेस इश्यू कैसे करनी होती हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इनवॉइसेस को क्लेम कैसे करते हैं, आप इनवॉइसेस को अपडेट कैसे करते हैं, उनको लिंक कैसे करते हैं, डी-अटैच कैसे करते हैं। और फिर इसी तरह टैक्स का एक और सेगमेंट है जिसको हमने देखना होगा, वो होगा ई-पेमेंट्स का। कि हमने उसके अंदर ई-पेमेंट्स कौन-कौन सी किस-किस तरीके से हम टैक्सेस को पे कर सकते हैं, हम फाइन हैं, उनको किस तरह पे कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली थोड़ा-सा यहाँ पे इसको लिखता जाऊँ, तो बेसिकली हमारा टैक्स होगा, टैक्स के आगे फिर हमारी 2 चीज़ें, इनकम टैक्स और हमारी सेल्स टैक्स। ये 2 चीज़ें हमें करनी होगी। इनकम टैक्स के अंदर जाएँ, तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टैक्सेशंस होती है। मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन होती है, उसके बाद कंपनी की। अच्छा, मैं स्पेलिंग को आपने थोड़ा इग्नोर करना है, मैं जल्दी चीज़ें लिख रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए और इनके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना। और तीसरा एओबी या जिसको हम पार्टनरशिप, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। इस तरह फिर इनके अंदर मुख्तलिफ रिजीम्स होते हैं टैक्सेस के, वो हमने देखे। जब हम सेल्स टैक्स के अंदर हम जाएँगे, तो सेल्स टैक्स के अंदर प्राइमरीली हमारे
पास दो मेजर चीजें आ जाती होती है। नंबर वन तो सेल्स टैक्स रिटर्न होती है इसके अंदर हम रिटर्न को फिल करना देखेंगे, सबमिट करना देखेंगे। मुख्तलिफ एनेक्जर्स होते हैं जिसमें एनेक्जर्स ए, एनेक्जर सी, एच, H1, एनेक्जर डी, एनेक्जर एफ, मतलब बहुत सारे एनेक्जर्स होते हैं। वो सारे हम देखेंगे कि किस किस ने सबमिट करते होते हैं, इसको सबमिट कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह सेल्स टैक्स का साथ ही एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है इनवॉइस मैनेजमेंट। हमने इनवॉइस मैनेजमेंट को भी देखना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इनवॉइसेस इशू कैसे कर सकते हैं, सेल्स टैक्स इनवॉइसेस, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन के हम इनवॉइसेस को क्लेम कैसे कर सकते हैं उनको से जो हमने परचेज की होती है। इसी तरह इन चीजों को इंटर कैसे करना है, लिंक डीलिंक करना, क्लेम करना, एडिट करना, अपडेट करना, एनेक्जर्स के साथ रिकंसाइल करना। हम ये इनवॉइस मैनेजमेंट की चीजें भी हम अपने सेल टैक्स के कोर्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि इस सिलेबस को या इस लेक्चर को 1 की स्पीड पे ही देखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 की स्पीड पे बोल रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, स्पीड आपने इस लेक्चर की ज्यादा नहीं करनी। अच्छा, इसी के साथ ही टैक्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो हमने देखना है वो होगा ई पेमेंट। इसके अंदर ई पेमेंट्स हमारी जो है हमने टैक्स पे कैसे करना होता है गवर्नमेंट को, हमने मुख्तलिफ फाइन्स, हमने पेनल्टीज, हमने मुख्तलिफ सबके चालान्स जनरेट कैसे करने होते हैं, उन्हें हमने फिर ऑनलाइन पे कैसे करना होता है, कैसे कैसे उसकी पेमेंट हो सकती है। ये चीजें भी हम साथ में देखेंगे। और इनकम टैक्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि एज अ एम्प्लॉय आपके लिए बहुत जरूरी होता है, एज ए इंडिविजुअल इतना जरूरी नहीं होता। सही कि आप जिस तरह आम पर्सन हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं या कोई आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी के केस में या पार्टनरशिप के केस में, तो विद होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप एम्प्लॉय हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप अकाउंट्स का काम संभाल रहे हैं, तो आपको विद होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह की विद होल्डिंग्स कर रही होती है। ये सारे कंसेप्ट हम थ्योरी में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ओवरव्यू हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह की विद होल्डिंग कर रही होती है। वो जब सर्विसेज ले रही होती हैं, उसकी पेमेंट करती हैं, तो उस पर टैक्स काटती हैं। गुड्स ले रही होती हैं, उस पर क्या कहते हैं, पेमेंट करती हैं तो टैक्स काटती हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज को जब सैलरीज देती हैं तो उन पे टैक्स कटता है। तो ये टैक्स आपने काट के बिजनेस ने गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट किस तरीके से आपने इनको काटना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट कैसे करना है, जमा कैसे करना है, इसका चालान कैसे करना है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा विद होल्डिंग टैक्स का हमारे टैक्सेस के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसके अंदर टैक्स फॉर फ्रीलांसर्स देखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मली हम समझते हैं रिटर्न फाइल करना। कि हम एक कोई क्लास लें और सेशन लें और उसके एंड के ऊपर हम जो है वो रिटर्न सबमिट करने के काबिल हो चुके हो। लेकिन इन माय ओपिनियन रिटर्न सबमिट करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। देखिए, हमारा जो एपीआर पोर्टल है एक्चुअली, उसके ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको ओपन कर लूं। हमारा जो एफबीआर का पोर्टल है, इसके ऊपर जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप 100% एक्यूरेट वर्किंग करेंगे तो ही जाके आप रिटर्न सबमिट कर पाएंगे, नहीं तो आप रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा जो पोर्टल होता है, ये कुछ बस स्पेसिफिक चीजें होती हैं या स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं जिनको वो वेरीफाई कराता है और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देता है कि आप सबमिट कर लें। जैसे एक हमारा क्या होता है कि हमारी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो रिकंसाइल होनी चाहिए, नंबर वन ये। नंबर टू, जितना आपका टैक्स बन रहा होना चाहिए उतना आपने टैक्स जमा करा दिया होना चाहिए। और नंबर थ्री, कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस के कॉलम होते हैं वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। उनके अंदर आप अपनी फिगर गलत भी लिख देंगे तो रिटर्न सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं होता कि जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं और अगर उसके अंदर कोई गलती की है तो एक कमिश्नर या एफबीआर का कोई बंदा पीछे से जूता उठा के खड़ा होता है और वो फौरन ही आपके कान के नीचे लगाता है कि ये आपने क्या किया। ऐसा नहीं। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्लो है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारी 25 करोड़ की आबादी है। इसमें मैं अगर बात करूं कि हमारे जो रिटर्न फाइलर होते हैं वो अराउंड 50-60 लाख 70 लाख तक भी हों, तो हमारे पास इतने कमिश्नर या इंस्पेक्टर्स नहीं हैं कि वो इन रिटर्न्स को रियल टाइम के ऊपर बैठ के चेक कर रहे हो, इन फिगर की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हो और फिर इसके ऊपर आपको क्या कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो कि आपकी रिटर्न सही है कि नहीं। तो ज्यादातर चीजें ऑटोमेट हो रही होती हैं। लेकिन असल चीज ये होती है, वो ये होता है कि अगर आज आपने गलती की है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस पे नोटिस भेजने के लिए जो कमिश्नर है उसके पास 5 साल का टाइम होता है। वो अगले 5 साल के अंदर आपके रिटर्न को चेक कर सकता है, देख रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है और अगर उसको कहीं पर डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही होती है तो वो आपको नोटिस दे देता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है
कि मार्केट के अंदर तो नॉर्मली ये है कि हर बंदा ही टैक्स कंसल्टेंट बना हुआ है और आपको देखने में वो कामयाब भी लग रहे होते हैं, कि वो रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं और सबमिट हो रही होती है और असेसमेंट ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, बीच में स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, जिसका मैंने भी असेसमेंट ऑर्डर बोला, ये भी हम देखेंगे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है, खैर बहरहाल इस कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम कम से कम रखें। जहाँ पे थ्योरी होगी, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। फिर आपकी अपनी सेल्फ असाइनमेंट होगी कि आपने उसको करना होगा और उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई चीज़ होती है, तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँगा। थ्योरी के ऊपर हम कम से कम रहेंगे। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हम थ्योरी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे ताकि बाय द एंड आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ चुका हो कि आपने चीज़ों को किस तरह से परफॉर्म करना है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं तो हमें बड़े कामयाब नज़र आ उसकी वजह ये यही है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम इतना स्लो है कि अगर आज आपने किसी को ₹5000 दे के रिटर्न सबमिट कराई है, तो 5000 में किसी ने क्या रिटर्न सबमिट करनी है भाई? उसने 2 जमा 2 4 लिखा, वो जो बेसिक पैरामीटर है उनको टैली किया, जो कि मैं आपको आधे घंटे में सिखा देता हूँ और उसने सबमिट कर दी। अब जब नोटिस आना है 4 साल या 5 साल बाद, तब वो आपका वाक्य फिर ही बनेगा कि भाई तुम कौन हो और मैं कौन, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं, रिटर्न सबमिट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जिस क्लाइंट की हमने रिटर्न सबमिट करनी होती है, उसका लॉगिन पासवर्ड लेते हैं और उसके लॉगिन पासवर्ड में जाके हम रिटर्न को सबमिट करते हैं। मतलब एफबीआर को ऐसे ही लगता है कि वो शख्स अपनी रिटर्न खुद सबमिट कर रहा है। अगर अब उसके अंदर किसी कंसल्टेंट ने, आपने या किसी के उसने गलती कर दी है, तो एफबीआर उसे नहीं पकड़ेगा, ये आपको पकड़ेगा कि भाई क्योंकि रिटर्न आपके पोर्टल से सबमिट हुई है। और दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे आप इंटरमीडिएट्स ऑथराइज्ड लोग होते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं, वो आपकी रिटर्न अपने पोर्टल से सेंड करते हैं। मतलब अपने लॉगिन से आपकी रिटर्न भी वो सबमिट करते होते हैं। तो जब रिटर्न जाती है तो पता चल जाता है कि ये रिटर्न कंसल्टेंट ने सेंड किया। तो क्योंकि 99% लोगों की रिटर्न उनके पर्सनल पोर्टल से जा रही होती है, उनके अपने पोर्टल से। तो पीछे जो अजम्पशन होती है वो यही होती है कि वो रिटर्न आप लोग खुद सबमिट कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो गलती होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस तरह कहें कि जनाब क्योंकि ये सारा कुछ कंसल्टेंट कर रहा था तो मुझे पता नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा हमने भी प्रॉपर लॉज़ को समझना है, हमने प्रॉपर वर्किंग को समझना है और आपका इसके अंदर मैजिक क्या होगा कि एक तो आप रिटर्न सबमिट करें, नंबर 2 के ऊपर एज़ पर लॉ सेंड के सबमिट करें और नंबर 3 के ऊपर लीगली कंसर्न क्लाइंट का कितना टैक्स आप सेव कर सकते हैं। ये असल चीज़ होती है। टैक्स के एक्सपर्ट की या टैक्स कंसल्टेंट की सबसे मेन स्ट्रेंथ ये होती है कि उसको डिफरेंट किस्म के लॉस के ऊपर कितनी क्लैरिफिकेशन है, उसको क्या कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स के बारे में कितना पता है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में कितना पता है, चीज़ों के बारे में अपडेटेड कितना है, कितने अपडेटेड एसआरओज़ का उसके पास नॉलेज है। तो वो अपने क्लाइंट्स के टैक्स को कितना ज़्यादा सेव कर सकता है, ये आपकी असल स्ट्रेंथ होती है विद इन लॉज़ रहते हुए। इल्लीगल तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप कंसल्टेंट नहीं है, फिर आप टाइम पास है, जुगाड़ू है, 4 दिन आपकी दुकान चल जाएगी और उसके बाद फिर आपको ठीक-ठाक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। ठीक हो? अच्छा, हम चलते हैं थोड़ा-सा अपनी इसके ऊपर। तो हमारा कोर्स बेसिकली जिसका नाम सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइज़र है, तो एक एस्पेक्ट हम इसके अंदर करेंगे टैक्स और बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जो हमारे कॉर्पोरेट के। कॉर्पोरेट के अंदर जो हमारा मेजर अगला एस्पेक्ट है वो आता है हमारा एसएसए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर हम अपनी पार्टनरशिप के एक टाइप जिसको एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो रजिस्टर कर सकते होते हैं। आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी जितनी भी होती हैं वो एससीसीपी के साथ रजिस्टर होती हैं। तो ये हमारा एक मेजर सेगमेंट होगा कॉर्पोरेट का, जिसके ऊपर टाइम लगाएंगे हम। तो इसके अंदर डिफरेंट हमने चीजें सीखनी है। इसके अंदर हमने सीखना है कि लोगों के लॉगिन कैसे बनते हैं, फिर हमने इसके अंदर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, डिफरेंट टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेशन को हमने लर्न करना है कि किस तरीके से आपने प्रोफाइल्स बनानी है, किस तरीके से। ये देखें, ये हमारा एससीसीपी का पोर्टल है, एक क्लाइंट मेरा लॉगिन है, मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अभी इनकी मेरी शेयर ट्रांसफर की एक्टिविटी चल रही थी, खैर बहरहाल। तो ये एससीसीपी का पोर्टल होता है, ये एससीसीपी की वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ से इजी फाइल, ये एससीसीपी का पोर्टल है। यहाँ पे हमने कंपनीज बनानी होती हैं या रजिस्टर करनी होती हैं। तो हमने ये देखना होगा कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। कंपनीज की कॉर्पोरेशन आप सीखेंगे और कंप्लीट सीखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो है काम, अगर हम बात करें इसके अंदर, हमें एक तो इनकॉर्पोरेशन देखनी है डिफरेंट सेटअप्स की, जितने भी एससीसीपी के पास पॉसिबल होते हैं। और नंबर 2
कंप्लायंसेस। ये एक कंपनी जब बन जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन से, कि जब एक कंपनी बन जाती है तो उसके बाद उसने कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी होती हैं एससीसीपी के साथ, वो चीजें हम सीखेंगे। तीसरा हमारा जो मेजर एस्पेक्ट होगा वो होगा फ्रीलांसर्स को लेकर, जिसके अंदर हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की हम चीजों को देखेंगे। अच्छा, अब इनको दो दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे। नंबर वन, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी हम देखेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो टैक्स के अंदर कैसे अपनी टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के केस में टैक्स क्रेडिट्स मौजूद होते हैं। अगर आप पीएससीबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप कॉल सेंटर हैं, पीएससीबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपको वहां पे टैक्स की काफी हद तक एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो मुख्तलिफ तरह की टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन मौजूद होती है। हम वो सारे सेक्शंस देखेंगे एफबीआर के अंदर, और इसके साथ रजिस्टर्ड होने का तरीकाकार भी देखेंगे कि इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, आप अपना लॉगिन कैसे बनाते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल कैसे फिल करते हैं इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपका फी पे करते होते हैं, फिर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद आपको एक कंफर्म लाइसेंस मिल जाता है, एक प्रोविजनल मिलता है और एक आपका परमानेंट लाइसेंस जो है वो मिलता होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑफ ऑपरेशन, पीएसडब्ल्यू। ये क्या होता है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नॉर्मली से कहा जाता है। जब आपने बाहर से कोई चीज खरीदनी है या बेचनी होती है, तो इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के बैंक के साथ अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आपको कस्टम की चीजें देखनी पड़ती हैं, आपके जीडीज होते हैं, गुड्स डेक्लेरेशन नोट्स होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, और उसके लिए जिस पोर्टल के अंदर आपका लॉग इन होना जरूरी है उसको पीएसडब्ल्यू कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर होने का तरीकाकार क्या है, पोर्टल लेने का तरीकाकार क्या है। इसी के साथ ही हम एक चीज देख रहे होंगे, वो होगा बैंक्स के मैटर्स। बैंक में अकाउंट्स कंपनीज के किस तरह ओपन होते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। और उसके बाद अगली जो है वो है सीसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीसीआई। इसके अंदर में हम देखेंगे कि ये क्यों जरूरी होता है। ये आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, इसके अलावा कुछ लाइसेंसेस वगैरह के लिए भी ये जरूरी होता है। अगर आप बिल्डर डेवलपर हैं, इस तरह के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको इसका मेंबर होना जरूरी होता है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हम आपको उसके ऊपर भी चीजों को हम साथ साथ देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे जिनके ऊपर हमने एक डीप अंडरस्टैंडिंग या प्रेप। अगर हम उस कोर्स को देखते हैं तो इसके अंदर हमारा कोर्स का ड्यूरेशन हमने 36 आवर्स रखा है, 3.5 कुछ ऊपर या नीचे भी हो सकता है। ये हम क्लास के अंदर डिसाइड करेंगे कि हम कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। क्लास लंबी भी हो सकती है, और इन केस ऑफ मजबूरी को क्लास शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो वो मार्जिन एग्जाम में हम क्लास में भी म्यूचुअल कंसेंट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब तक कि आप चीजें कंप्लीट लर्न नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जनरल चीजें ये आपने पढ़ लिया होगा। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ जाएं तो पहला सिलेबस हमारा इनकम टैक्स से ही स्टार्ट होता है। जो हमारा पहला मॉड्यूल है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से एफबीआर के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही हम चलते हैं अपने थोड़ा सा एफबीआर के पोर्टल को। तो जो हमारे टैक्सेस के जितने भी मैटर होते हैं, वो हमने देखे, हर बिजनेस के या हर ऑर्गेनाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो डोमेन्स होती है। एक होती है उसकी ऑपरेशनल डोमेन्स, जो इस चीज को रेगुलेट करती है कि उसने चलना कैसे है। मतलब इन्होंने ऑपरेशंस कैसे करने हैं, इन्होंने मीटिंग्स कैसे करनी है, इन्होंने फाइनेंसेस कैसे ऑपरेट करने हैं, इन्होंने क्या कहते हैं चीजों को, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, रिमूव कैसे करने हैं, कंपनी ने अपनी कंडक्ट कैसे करनी है, एग्रीमेंट कैसे करनी है, ऑपरेशनल मामला। और दूसरी जो डोमेन होती है वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स, बिजनेस के फाइनेंशियल मैटर्स। कि भाई जो बिजनेस पैसा कमा रहा है, उसे पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पे रहा है, क्या लीगल तरीके से अर्न कर रहा है, क्या लीगल तरीके से स्पेंड कर रहा है, कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या उन तमाम चीजों के ऊपर वो प्रॉपर टैक्स पे कर रहा है। तो ये उसका फाइनेंशियल मैटर होता है। अब अगर मैं बात करूं, जो ऑपरेशनल मैटर हैं वो डील करते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे एससीसीपी हमारा। जो फाइनेंशियल मैटर है वो डील करता है हमारा एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है कि आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितने। एससीसीपी इन चीजों के साथ ज्यादा कंसर्न नहीं होता। हमें उसको इन्फॉर्मेशन देनी तो होती है, लेकिन उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम उनको बताएं कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं। ये ज्यादा एफबीआर का काम है कि आपने कहाँ से पैसे कमाए, उनके ऊपर टैक्स दिया नहीं दिया, एट द एंड आपके पास कितने बचे हुए हैं। दोबारा,
तो जो बिज़नेस के फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जिनको टैक्स के अंदर गवर्न किया जाता है, वो करता है हमारा एफबीआर। उसकी रेगुलेटरी बॉडी हमारी एफबीआर है। और जो हमारे लॉज़ हैं वो 2 हैं, एक सेल टैक्स एक्ट है और एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, क्योंकि 2 ही मेन हमारी डोमेन है। इसके अलावा छोटी-छोटी और चीज़ें हैं, एफईडीज़ होती हैं और मुख्तलिफ तरह के और भी होती हैं टैक्सेस, लेकिन वो इतने मेजर नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा एफबीआर का एक पोर्टल है। आपने जितने भी हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो ये एसएससीपी की वेबसाइट है, आपने इसका एड्रेस ज़हन में रखना है। इसी तरह ये हमारी एफबीआर की वेबसाइट है, इसको आपने सामने रखना है। ये हमारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे ऊपर पर तो techdestination.com ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रीजनल होते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ तरह के रीजनल ये ऑफिसेज होते हैं। इसकी ये वेबसाइट है और इसी तरह पाकिस्तान सिंगल विंडो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की उसकी ये वेबसाइट है। ये मुझे बताने का क्या पर्पज है कि देखें, आज हम जिस वक्त क्लास ले रहे हैं इस वक्त तक की जो लॉज या रेगुलेशन है वो तो हम इस चीज के अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन ये लॉज रेगुलेशंस डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं। नए एसआरओज आ रहे होते हैं, नए नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, नई अपडेट्स आ रही होती हैं, कोर्ट्स के फैसले आ रहे होते हैं, जजमेंट्स आ रही होती हैं। अब वो तो आपको वक्त के साथ साथ खुद कवर करनी है, खुद को खुद अपडेट रखना है, और वो सारी चीजें मिलती हैं आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज के लेक्चर के बाद बैठ के आपने इन तमाम वेबसाइट्स को एक बार गौर से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर इसके ऊपर देखना है कौन कौन सा कंटेंट पढ़ा है, कौन कौन से ऑर्डिनेंस पढ़े हैं, लॉज पढ़े हैं, प्रोसेसेस पढ़े हैं, मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं, उनको आपने गौर से देखना है, ताकि वक्त के साथ साथ जब भी आपको चीजें प्रैक्टिस के अंदर आप इन्वॉल्व हो तो आपको पता हो कि आपने अपडेट्स कैसे रहना है, आपको कहाँ से कौन सी चीज मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो खैर बड़ा, तो ये हमारा एफबीआर का एक जो है मेन हमारी वेबसाइट है। इसका ओवरव्यू थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मुख्तलिफ तरह के डायरेक्टरेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मतलब इनकी अपनी इन्फॉर्मेशन, और ये जो है ये हमारा नॉलेज हब है। ये एफबीआर के अंदर क्या है? ये नॉलेज हब है। इसके अंदर एसआरओज़ मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं, टैक्स डायरेक्टरेट, प्रेस रिलीज़, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, ऑडिट्स, ये सारी यहाँ पे पब्लिकेशन मौजूद है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आपको आपका रिक्वायर्ड लॉज़ मिलेंगे, नॉलेज अपडेट रखने के लिए आपको मटेरियल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, तो आपको 4 मेजर टाइप नज़र आ रही हैं। ऑनलाइन सर्विसेज़, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम। कस्टम वाली चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इतना, तो हम इसको साइड पे रखेंगे। ये बेसिकली क्या कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के व्हीकल जो हम रजिस्टर करा रहे होते हैं, और ये हमारे गोल्ड, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, प्रीशियस आइटम्स होते हैं, ऑयल्स वगैरह होती हैं, ये उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसको डील करता है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये इन केस आप इसमें जब फारिग होंगे तो आपकी डिमांड होगी तो एडवांस लेवल का फिर हम इसे करेंगे। इसके अंदर भी एडवांस लेवल बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बेसिक कोर्स के अंदर नहीं कर रहे होंगे। वो जब इससे फ्री होंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें एडवांस कोर्स को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक हो गया? अभी हम इनको वही इधर तक रखें। अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज़ बेसिकली हमें वो तब, ये आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। ये नॉलेज हब है, ये इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। यहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और अवेलेबल होती हैं टू एफबीआर, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। देखिए, हर इंसान की इन्फॉर्मेशन 2 तरह की होती है। एक इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा नेम, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर मेरे से कोई आपका नाम पूछता है, मैं उसे नाम बता देता हूँ, तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते कि जनाब आपने इसको मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम क्यों बताया? समझ आ गई बात? तो ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी होती है आपकी सेंसिटिव डाटा, मतलब आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी वेल्थ की इन्फॉर्मेशन, आपके आईडी कार्ड, आपके फादर नेम, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, वो सारी जो होती हैं आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सेंसिटिव। तो एफबीआर के पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिक भी और कॉन्फिडेंशियल भी। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज से कोई भी शख्स निकाल सकता है, अगर उसके पास बेसिक पैरामीटर मौजूद है। मतलब आपका सीएनआईसी मौजूद है, आपका नाम मौजूद है, तो उससे यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है पब्लिक। पब्लिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? आपका रजिस्टर्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपकी बिज़नेस का एड्रेस, कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन की होती हैं, ये ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। दूसरी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी को अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ़ आपको अवेलेबल होती है, और वो आपके पोर्टल के अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गया? अच्छा, तो
हम जरा ये देखते हैं ऑनलाइन सर्विसेज को। इनकम टैक्स के अंदर ये सारी थ्योरी की चीजें हैं, इनको आपने एक बार पढ़ना है, या जब जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ रहे होंगे, जिस टॉपिक के ऊपर होंगे उससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरी होगी हम यहाँ से करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, जब हम विद होल्डिंग की बात कर रहे होंगे तो हम विद होल्डिंग टैक्स रेट्स को देखेंगे कि क्या किस तरह से आजकल टैक्स रेट चल रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स मौजूद है अपडेटेड, 23, 22, 24, 25, 30 टैक्स 2026 का भी चल रहा है। तो ये हम उस वक्त साथ देख रहे होंगे, अभी हम इसको नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर फोकस। अगर हम इसके अंदर, तो इसके अंदर जो पहली टैब है वो है एफबीआर मालूमात। अब एफबीआर मालूमात क्या है? टाइम के साथ साथ एफबीआर जो है वो अपने आप को ऑनलाइन करता जा रहा है और इंटीग्रेट करता जा रहा है। एफबीआर की कोशिश ये है कि आपके तमाम फाइनेंशियल मैटर्स एक दूसरे के साथ लिंक हों, ऑनलाइन हों और एफबीआर के पास अवेलेबल हो, ताकि एफबीआर वहीं से ही आपकी इनकम के बारे में, आपके एक्सपेंस के बारे में आइडिया करके आपकी रिटर्न जो आप सबमिट कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर सके कि जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं उतना ही बनता है या कम या ज्यादा बनता है। ये बेसिकली एफबीआर का डिजिटलाइजेशन आप कह सकते हैं, एफबीआर की उसकी तरफ जो एक कदम है। लेकिन जब स्टार्टिंग फेज के अंदर है तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई जमीन खरीदी, गाड़ी सेल परचेज की, हमने बिजली के बिल पे किए, हमने बैंक में से पैसा निकलवाया, पैसा कितना आया, उसके ऊपर हमने कितना टैक्स पे किया, विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह, हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल, हमने इंटरनेशनल ट्रैवल किए उनकी डिटेल। तो ये सारी चीजें एफबीआर कोशिश कर रहा है कि देखें, आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवल की डिटेल होती है वो होती है एयरपोर्ट वालों, इमिग्रेशन वालों। तो एफबीआर कोशिश कर रहा है कि इमिग्रेशन का पोर्टल भी उसके एफबीआर के साथ लिंक होकर जब आप बाहर ट्रैवल करें तो उसकी डिटेल उसके पास आ जाए। इसी तरह बैंक्स के पास आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहां से आ जाए। इसी तरह कस्टम्स एक्साइज के पास होते हैं कि जब आप व्हीकल सेल परचेज कर रहे होते हैं तो उसके पास, इस तरह लैंड जब सेल परचेज कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो एफबीआर की कोशिश ये है कि इन तमाम पोर्टल को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए और सारी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल में आ जाए, जिससे एफबीआर को ये आसानी होगी आपकी टैक्स को असेस करने के। हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। अगर हम एफबीआर मालूमात के अंदर चलते हैं तो क्योंकि मैंने कहा कि ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपके पोर्टल के अंदर मिलेगी। आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा, ये मेरे क्लाइंट का लॉगिन वो है यहाँ पे खैर बार। इसके अंदर ये डैशबोर्ड है हमारा आइरिस का, ये एफबीआर मालूमात है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि एफबीआर मालूमात के अंदर आपकी कौन कौन सी, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री इसके पास मौजूद हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल हो सकती है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस की, व्हीकल्स की, पेमेंट विद होल्डिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल, बैंक विदड्रॉल्स। तो ये आपके सारे फाइनेंशियल मैटर्स, जहां जहां से आपको पैसा आ रहा होता है या जा रहा होता है या टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो ये एफबीआर इस एक पोर्टल पे काम कर रहा है। तो अभी ये 100% उस तरह से इफेक्टिव या एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट आपने क्या ख्याल करना है कि जब भी आप अपने रिटर्न सबमिट कर रहे हो, किसी क्लाइंट के रिटर्न सबमिट कर रहे हो, जब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे तो एक बार आपने यहाँ से वेरीफाई करना है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर तो यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है और क्लाइंट ने कम दी है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजनी है, हो सकता है वो भूल चुका हो, आपने उससे वेरीफाई कराना है। अगर वो उसको वेरीफाई करता है तो आपने उसको रिटर्न में ऐड करना है, और अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो फिर कोई मसला नहीं, इसके अंदर गलती हो सकती है इस पोर्टल के अंदर, आपने उसे इग्नोर करके अपने रिटर्न सबमिट कर। ये हमारा ऑनलाइन एफबीआर का मालूमात पोर्टल है, जिसके अंदर तमाम वो इंफॉर्मेशन जो हमारी फाइनेंशियल्स होती हैं, जिनके अंदर हमारे पैसे का लेन-देन होता है और जिनके ऊपर स्पेसिफिकली हमारा टैक्स कहीं न कहीं से कट रहा होता है या पे हो रहा होता है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी एफबीआर के यहाँ पोर्टल के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम अपने सिलेबस को फर्दर देखें तो जो आईआरएस का पोर्टल है, हम वापस अपने उस पे जाते हैं एफबीआर के पोर्टल के ऊपर और हम वहाँ से फर्दर चीज़ों को थोड़ा-सा देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इनकम टैक्स, दूसरा टैब हमारा इनकम टैक्स का है, या अगर मैं कहूँ अब इसके साथ ना, अच्छा, इनकम टैक्स का जो है वो नाम लिखा हुआ है। ये ऐसा था कि आज से कुछ टाइम पहले तक जो हमारी टैक्स की 2 मेन सेगमेंट्स हैं, एक हमारा सेल टैक्स है और एक हमारा इनकम टैक्स है। ये दोनों क्या कहते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर इनकी कंप्लायंसेस हुआ करती थी। इनकम टैक्स के लिए आईआरएस यूज़ होता था और सेल टैक्स के लिए ई-फाइल यूज़ होता था। अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो यहाँ पे जब आप नेशनल सेल टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आप 2021 से पहले की रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं दिसंबर 2021 से, तो आपको ESBR पोर्टल पे जाना पड़ेगा। मैं उसका आपको वही इंटरफेस दिखा देता हूँ। वो ये इंटरफेस होता था और यहाँ पे जाके हमारी जो है वो रिटर्न सबमिट हुआ करती थी। सेल रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, हमारी सेल्स टैक्स, यहाँ पे सारी चीजें हमारी होती थी। ये पुराना पोर्टल, सॉरी, इनकम टैक्स भी पहले यहीं पे होता था, सेल टैक्स में। फिर ये हुआ कि आईआरएस आ गया और आईआरएस ने क्या किया कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। और अब राइट नाउ जो है वो हमारा सेल्स टैक्स भी और इनकम टैक्स भी, दोनों की कंप्लायंसेस हमारी आईआरएस के ऊपर होती हैं। अगर मैं आपको ये पोर्टल दिखाऊं, ये हमारा आईआरएस का पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ये हमारा वो मेजर पोर्टल है जहां पे हमने अपनी सारी वर्किंग करनी है। मतलब जो रिटर्न फाइलिंग होती है आपकी, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जाती हैं, आपने जो ई पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सारी इस पोर्टल के अंदर होती है। तो हमारा मेजर सिलेबस का जो सेगमेंट होगा वो इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर होगा। इसी से ही हम स्टार्ट करेंगे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना होता है, और हम इसके अंदर क्या क्या काम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आईरिस को ओपन करूं तो ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ऊपर तकरीबन वही चीजें हैं, कैपिटल एसेट अंडर 7 ही। ये क्या चीज है, ये जब हम पढ़ेंगे मैं आपको रिटर्न के अंदर बढ़ाऊंगा। वेरिफिकेशन, ई पेमेंट, टैक्स आसान ऐप, मुख्तलिफ तरह की चीजें, ये वो हमारा लॉग इन पोर्शन है जहां पे हमने लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपका यूजर नेम होता है, आपका पासवर्ड होता है, आप उसको करते हैं और आप उसको लॉग इन कर लेते होते हैं यहां से। अगर आपके पास, अगर मैं अपने सिलेबस के अंदर जाऊं तो हमारी अपडेटिंग कंटेंट, कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, एनटीएल कन्वर्जन, ये सारा कुछ लॉग इन होने के बाद का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें कि जनाब आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है अपनी इनकम टैक्स के अंदर, आपने अपना एनटीएल कैसे बनाना होता है, तो उसका तरीकाकार होता है, ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने करनी होती है हम इसको आईरिस पोर्टल के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है न्यू रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, जब भी आपने एनटीएल बनाना या अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अब हम एक बार शुरू से कर रहे हैं कि जब हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअली हम 3 पर्सन की टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एओपी, नंबर 3 कंपनी, और चौथा फेडरल गवर्नमेंट है, उसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली वो हमारी प्रैक्टिस के अंदर भी नहीं आता, वो एक एडवांस लेवल की और बड़े लेवल की चीज होती है, वो गवर्नमेंट के अंदर हो रही होती है सारी चीज। अच्छा, तो उनकी जब आपने एनटीएन के ऊपर रजिस्टर करना होता है, एनटीएन रजिस्टर करना होता है, या एफबीआर के ऊपर, आईआरएस के ऊपर आपने उनको रजिस्टर करना होता है, तो उनके तरीकाकार डिफरेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है इंडिविजुअल पर्सन के लिए। कंपनी और एओपी यहाँ से आप रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके 2 तरीकाकार होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जिस टाइम आप कंपनी या अपनी एलएलपी पार्टनरशिप बना रहे होते हैं उसी वक्त ही ऑटो जनरेट कर लेते हैं एनटीएन। अगर आपने उस वक्त ऑटो जनरेट नहीं किया, या आपकी कंपनी, क्योंकि ये जो ऑटो जनरेशन वाला सिस्टम है ये रिसेंट है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये अराउंड 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आपकी कंपनी से पुरानी है और आपने एनटीएन रजिस्टर करना है उसका, तो उसके लिए आपको फिजिकल जाना पड़ना है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से उसकी एप्लीकेशन, टीआर फॉर्म 01 होता है उसका। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लगनी होती है, आपको अपने लोकल सीआरओ में जाना होता है, वहां पे जाके बायोमेट्रिक वगैरह होती है और आपका एनटीएन लग जाता होता है। तो वो पार्टनरशिप और कंपनी का एनटीएन रजिस्टर कराना मैनुअल तरीका है, अगर आपकी कंपनी एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने ऑटो जनरेट नहीं करवाया। लेकिन यहां से क्या होता है, आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा सीएनआईसी नंबर, और सीएनआईसी नंबर हमें पता है कि किन का होता है, उन इंडिविजुअल का होता है जो सॉरी उन पर्सन का होता है जो नेचुरल पर्सन होते हैं जिनका आईडी कार्ड बना होता है, ठीक है। ये कैसे रजिस्टर होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में आपको एक दूसरा नजर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी। अब अच्छा, जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। नंबर 1 इसका प्री रेक्विजिट जो होता है वो ये है कि जो मोबाइल नंबर आप इसमें यूज कर रहे हैं, जिसपे आपको ओटीपी आना है या वेरिफिकेशन होनी है, वो आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मसला आता है कि वो पाकिस्तानी शहरी सिटीजन जिनके पास पाकिस्तान का आईडी तो है लेकिन बाहर के मुल्क में रहते हैं,
वो नॉन रेजिडेंट है, तो उनके पास पाकिस्तान की सिम नहीं होगी, या सिम होगी भी सही तो वहां पे वो नहीं चल रही होगी, और बाहर के मुल्क में उनके अपने पाकिस्तानी सीएनएसआई के ऊपर तो सिम नहीं बन सकती, तो लिहाजा वो यहाँ से रजिस्टर नहीं कर सकते। उनके लिए फिर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि इस पोर्टल के जरिए आपने उनको रजिस्टर करना होता है। सॉरी, दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने उनको रजिस्टर करना होता है, और यहाँ पे आपको नजर आएगा कंफर्म इंटरनेशनल सेल नंबर, की यहाँ पे इंटरनेशनल सेल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, हम यहाँ पे लोकल नंबर प्रोवाइड नहीं करते। तो ये मैंने आपको दो बताया है कि दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं। इसी तरह जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपका जो सीएनएसआई होता है वो आपका यूजर नेम होता है, और साथ में आपका ये पासवर्ड होता है। अच्छा, अब जब आप इसको लॉग इन करते हैं तो सामने आपका एफबीआर पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके लिए वो आपसे पहले कैप्चा मांगता है, क्योंकि सिक्योरिटी डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले ही आया, पहले यहाँ पे कैप्चा नहीं होता था। मुख्तलिफ तरह के मैयर्स एफबीआर लेता रहता है। अच्छा, ये आपके सामने इस तरह से पोर्टल खुल जाता है, जिसके ऊपर आपने सारा अपना काम करना होता है। लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो फिर उसके लिए या तो हमें पासवर्ड रिकवर करना होता है, या हमें अकाउंट रिकवरी करनी होती है। अब जब हमें पासवर्ड रिकवर करना होता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड, अकाउंट रिकवरी। फॉरगेट पासवर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपके पास वो वाला ईमेल और फोन नंबर मौजूद हो जिसके ऊपर ओरिजिनली आपने अपना एनटीएन बनाया था। हो सकता है आपकी ईमेल आपसे गुम हो जाए, हो सकता है कि आपका फोन नंबर जो है वो आपसे गुम हो जाए, बंद हो गया, कोई भी इशू हो सकता है। तो फिर उसके लिए हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, जिसको हम अकाउंट रिकवरी कहा जाता है। यहाँ पे हम कोई भी अपना नया फोन नंबर देते हैं जो हमारे सीएनआईसी पे हो। प्रीरेक्विजिट फिर वही है कि वो आपके सीएनआईसी पे हो, और फिर इसी तरह क्या कहते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी। तो फिर चीज यहाँ पे यही आ जाती है कि ये सिर्फ उन इंडिविजुअल के लिए अकाउंट की रिकवरी का ऑप्शन है जो पाकिस्तानी रेजिडेंट होते हैं, और जिनके पास पाकिस्तान की सिम भी होती है, और पाकिस्तान के अंदर रिहायशी भी होते हैं, और आईडी कार्ड भी होता है। बाहर वालों के लिए तरीका कार नहीं है, उनकी अकाउंट रिकवरी मैनुअल तरीके से होती है, वो फिर अपना एक डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्चुअली लॉगिन वाला हमारा इंटरफेस है, उसके बारे में हमने आइडिया ले लिया इसका। अच्छा, उससे नीचे जब जरा हम आते हैं तो हमारी जो ऑनलाइन, अच्छा हम अपनी पीआर की वेबसाइट पे जाते हैं। उसके बाद कस्टम एक्ट वीबुक, ये क्या है? ये बेसिकली जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उस तरह की चीजें होती हैं, जो हमारा पाकिस्तान सिंगल विंडो हम कह रहे थे बात, ये हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की चीजें हैं। इसके ऊपर हमने वो वाली करनी होती है। यहाँ पे हमने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यहाँ से। उसके फिर कुछ तरीकाकार होते हैं। यहाँ पे देखें, फॉर बॉन्डेड वेयर हाउस लाइसेंस कस्टमर पेंजेस है, एटीए करंट सीडीसी डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके अलावा जो हमारा आजकल जो यूज होता है वो पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान सिंगल विंडो जो हमारा है प्लेटफॉर्म, उसको भी हम साथ साथ देखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पोर्टल होते हैं। खासतौर पे जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, तो उसके अंदर यहाँ पे हमने वर्किंग करनी होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद ये हमारा इन्फो पैनल, मतलब मैंने आपको बताया कि हर जिस तरह पर्सन होता है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है। वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो आपके पोर्टल के अंदर, मतलब आईरिस के अंदर मौजूद होती है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आपको वो कोई शख्स उसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आपकी कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक भी होती है, जिसको कोई भी शख्स देख के वेरीफाई कर सकता होता है। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने एज अ बिजनेस या इंडिविजुअल आपने जब भी किसी को कोई पेमेंट करनी होती है, तो आपने उसमें से टैक्स काटना होता है। टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपने पे करनी होती है। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि कितना टैक्स काटना होता है, तो उसके कुछ रेट्स हैं। हम रेट्स की भी बात करेंगे। क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको विथहोल्डिंग कार्ड वगैरह नजर आ जाएंगे। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें, विथहोल्डिंग टैक्स रेट्स भी मौजूद है। अगर मैं इसको पहले ओपन करके आपको एक बार दिखा दूं, उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जब आप पेमेंट करेंगे तो आपने टैक्स काटना है। तो ये पहले अंडर सेक्शन 148, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वो मेजर सेक्शन है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। 148 डील करता है इंपोर्ट्स को, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब आप करते हैं और जब आपने कोई पेमेंट करनी होती है उसके बदले में, तो आपने टैक्स काटना होता है। अब आपने कितना टैक्स काटना होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट स्केड्यूल्स है। ठीक है, 12 स्केड्यूल्स है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की इसके अंदर फार्मा प्रोडक्ट, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स है, और सब के लिए रेट डिफरेंट है। अब रेट क्या है, यहाँ पे देखिए 1% और 2%। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आएंगी, एटीएल रेट्स, नॉन एटीएल रेट्स। अच्छा, इससे ज्यादा अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके से, तो ये वाला तकरीबन आप में से ज्यादातर लोग सेक्शन
फेस करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये सेक्शन 149 जो कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी को डील करता है कि आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स काट के पे होता है उसके रेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे ये स्लैब रेट दिए हुए। अच्छा, अब जब आपको टैक्स काटना होता है तो उसके रेट डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एटीएल स्टेटस। एटीएल का मतलब होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर आता है उन्हें हम एक्टिव टैक्स पेयर कहते हैं, और या फाइलर कहते हैं। समझ आ गई? फाइलर भी कहते हैं नॉर्मली, जो हम अपनी कॉमन वर्डिंग में यूज करते हैं इसका नाम फाइलर होता है। और जब हम थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जाते हैं तो उसको एक्टिव टैक्स पेयर कहा जाता है। ये वो कौन लोग होते हैं? ये किन लोगों का नाम आता है? ये वो लोग होते हैं जो अपनी अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट, जो हमारी ड्यू डेट होती है, ये थ्योरी के सेक्शन में आप बताऊंगा, 30 सितंबर भी होती है और 31 दिसंबर भी होती है। किनके लिए कौन सी है ये हम थ्योरी वाले पोर्शन में करेंगे इंशाल्लाह। तो विद इन ड्यू डेट जो शख्स अपनी रिटर्न जमा करा देता है तो उसको कहा जाता है एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर। तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आप पे जो रेट लगते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अगर आप इनएक्टिव हैं या आप नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं या आप क्या कहते हैं नॉन फाइलर हैं, तो फिर आपके ऊपर ये टैक्स रेट लगते हैं। नॉर्मली डबल होते हैं, जो एक्टिव या फाइलर के ऊपर होते हैं कम रेट होते हैं, और इसी वजह से लोग ज्यादातर फाइलर होते हैं। और ये आपका एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू होता है ये वाले क्लाइंट्स, कि जब भी लोगों ने खासतौर पे अपनी कोई जमीन परचेज करनी है, लैंड परचेज करनी होती है, या अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ ज्यादातर लोग आपके पास फाइलर होने क्यों आएंगे। जब आपने कोई जमीन वगैरह परचेज करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, ये आपने खोल के एक बार इसको लाजमी पढ़ लेना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे एक्सपोर्ट है, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, उसके बाद सेल है पेट्रोलियम, एडवांस कैश, मोटर व्हीकल। अच्छा, ये देखें, ये मोटर व्हीकल का टैक्स है। मतलब अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो जब आप उसका ट्रांसफर कराते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कितना टैक्स पे करना होता है ये देखें। तो जैसे कोई शख्स, यार ये ठीक ठाक अमाउंट होती है, जब आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं 0.5% और 1.5% में ठीक ठाक मेजर फर्क आता है कि कितना होगा, 50,000 और 1.5 लाख में बड़ा फर्क है। तो लोग नॉर्मली इसके लिए खुद को फाइलर कराना पसंद करते हैं। सेम इसी तरह अगर हम 236 पे जाएं, नीचे चलते हैं, एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द थ्री ब्रोकर टू द टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। ये भी मोटर व्हीकल पे टैक्सेस हैं। मुख्तलिफ तरह के मोटर व्हीकल्स होती है तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टेलीफोन, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जरा गौर से देखें, ये वो सेक्शन है जिसकी वजह से मेजर लोग जो हैं वो अपने आप को फाइलर करवाते हैं। नॉन फाइलर के ऊपर जो रेट है 4.5% और नॉन फाइलर पे 11.5% है। और लेट फाइलर क्या होता है, ये एक और कैटेगरी है, ये भी हम सीखेंगे साथ में। ये 7.5% है। मतलब आप देखें कि आप अगर कोई लैंड खरीदते हैं, फाइलर हैं, तो अब से के 2 करोड़ की जमीन है तो आप खुद देखें कितना टैक्स बनता है उस पे, 8-10 लाख, और इस पे चला जाए तो 4-4.5 लाख बनता है, इस पे देखें तो कहीं पे चला जाता होता है टैक्स उसका। तो पॉइंट ये है कि लोग फाइलर होते हैं अब या नॉन फाइलर होते हैं। तो आपके लिए इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक रखने का क्या पर्पस है, वो इसलिए कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस रेट के ऊपर टैक्स काटना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि अगला बंदा फाइलर है या नॉन फाइलर है। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है एग्जेम्प्ट होना, कि बिल्कुल भी उसके ऊपर टैक्स नहीं काट सकते आप। तो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, आप नहीं कंफर्म कर सकते कि वो शख्स का आपने कितना टैक्स काटना है। तो लिहाजा इसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो फाइलर है। तो फिर हम उसके लिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप इसको क्या कहते हैं डाउनलोड करके इसमें उस बंदे का नाम सर्च कर सकते हैं, सीएनएसी सर्च कर सकते हैं, एनटीएन सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वो बंदा फाइलर है कि नहीं। सेम इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। तो सेल्स टैक्स में अगर आपने देखना है कि एक्टिव है तो उसकी भी यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, आप इसको डाउनलोड करके इसके अंदर उसका नाम देख सकते हैं। बाकी ई पेमेंट वगैरह वगैरह छोड़ें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही आईआरएस का पेज ही ओपन होगा। ये आईरिस वाला ही पेज इसका ओपन होगा। और इसके जरा नीचे चलते हैं, यहीं पे मैंने रोका था, अब मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे आए, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है। मतलब आप नहीं चाहते कि आप पूरी वो लिस्ट डाउनलोड करें, और वो क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, लाखों के हिसाब से उसके अंदर लोग हैं, तो सर्च करना भी बड़ा मुश्किल होता है, हैवी फाइल होती है, बात कंप्यूटर में तो ओपन ही नहीं हो पाती, वो बड़ा टाइम लेती है। तो लिहाजा उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑनलाइन उस स्पेसिफिक बंदे का सिर्फ रिकॉर्ड सर्च कर लें।
तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या सर्च कर सकते हैं। देखिए एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, इनकम टैक्स। अब मैं सर्च करता हूँ, से कि मैं अपना देखता हूँ, तो यहाँ पे अपना सीएनआईसी डालूँगा। और यहाँ पे आज की डेट तक मैं देखता हूँ कि मैं एक्टिव हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद 639361 जब हम वेरीफाई करेंगे, तो ये देखिए मेरे पास क्या स्टेटस आ गया, एक्टिव। तो मुझे पता चल गया। अब मैंने इसको पेमेंट करनी है इस बंदे को, तो मुझे पता है कि ये एक्टिव है। इसके ऊपर मैं देखूंगा कि पार्लर का रेट लगाना है इसके ऊपर, और उसको मैं उस हिसाब से कर दूंगा। सेम इसी तरह अगर मैं किसी को आजाद कश्मीर का कोई शहरी है, तो उनकी एक्टिव टैक्स पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है लिस्ट, उसकी अलहदा से लिस्ट इशू होती है, तो उसकी लिस्ट भी मैं यहीं से ऑनलाइन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने पूरी लिस्ट ही डाउनलोड करनी है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरह एक्टिव एंड सेल टैक्स भी आ गया। अच्छा, ये चीज अगला है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। ये सब आप लोगों ने करके देखना है, ये सब आपने करके देखना है। जितना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जितने आपके हाथ इन चीजों के ऊपर यूज्ड होंगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और परेशान नहीं होना, आपने तजर्बे करने हैं, आपने सीखना है। ऐसा नहीं होना कि कोई चीज गलत हो जाएगी तो गवर्नमेंट आपके गले में आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये लॉग इन होने के बाद कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस लॉगिन के अंदर बगैर सीखे किसी चीज को आपने ट्राई नहीं करना। मैं बार-बार कह रहा हूँ किस चीज को ट्राई नहीं करना। ये लीगल पोर्टल है। आप सबको मैंने रजिस्टर भी करवाना है यहाँ पे। आपने खुद रजिस्टर होना है और आपने अपने ही पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसके अंदर आपके ऊपर लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इससे बार-बार जो भी आप करते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्रोफाइल इंक्वायरी से क्या मतलब है कि मैंने उस शख्स की डिटेल लेनी है कि मतलब ये बंदा करता क्या है, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ का रिहायशी है, इसका आरटीओ कौन-सा है, वगैरह-वगैरह। मैंने पूरी उसकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन करनी है, तो मैं यहाँ से प्रोफाइल वेरिफिकेशन उसकी करूँगा। से कि मैं अपना नाम डालता हूँ, अपना आईडी कार्ड, ये आ गया। ये बाकी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, तो आपने बॉदर नहीं करना इन चीज़ों को। इंशाअल्लाह आपके भी इसी तरह ही होंगी लिस्टें भरी हुई। अच्छा, ये देखिए अब ये मेरी प्रोफाइल आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर। अच्छा, ये रेफरेंस नंबर एक्चुअली एनटीएन नंबर कहा जाता है। पहले इसे एनटीएन कहते थे, बाद में हमारे सीएनआईसी को हमारा एनटीएन कह दिया गया था। अभी भी कोई शख्स अगर आपसे एनटीएन माँग रहा हो, तो स्पेसिफिकली ये रेफरेंस नंबर माँग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जाएँगे तो सॉरी, ये देखें, यहाँ पे जाएँगे तो पैरामीटर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यही होता है। आप इसके ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, नो, नेम क्या है, मेरी रिहाइश, रेज़िडेंशियल स्टेटस मेरा, नेशनैलिटी, उसके बाद मेरा सीएनआईसी नंबर, उसके बाद मेरा ईमेल, उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर, उसके बाद मेरा एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑन, और मेरा आरटीओ कौन-सा है, मैं कहाँ पे किस आरटीओ के अंदर, मतलब मैं लाहौर में था तो वहाँ के आरटीओ के अंदर आऊँगा, और इनकम टैक्स में मेरा स्टेटस एक्टिव है। तो पूरी प्रोफ़ाइल इंक्वायरी जब हमने करनी होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है? इसके अलावा अगली जो ऑनलाइन इंक्वायरी, ब्लैक लिस्टेड टैक्स पेयर। अब हम ये भी थ्योरी पोर्शन के अंदर देखेंगे कि ब्लैक लिस्टेड कौन होते हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं। और अगर आपने वेरीफाई करना है कि अगला शख्स जो है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो वो आप यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हैं, वही पैरामीटर देंगे। से के हम उसी पैरामीटर के ऊपर चेक करते हैं। 203 1 2 ठीक है, हम इसको करते हैं। सॉरी, ओके, भाई क्यों नहीं आया मेरा? कहीं मैं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हो गया? इसके बाद 938686 ओके। अब मेरा इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको एक अभी बताई थी कि जो इंडिविजुअल हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर मैंने बताया था कि वो एक्टिव या नॉन एक्टिव हो सकते हैं। तो तीसरी कैटेगरी होती है एग्जेम्पशन। मतलब कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं, जैसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जैसे हमारा आईकैप है, जैसे एनजीओज़ होती हैं डिफरेंट। उनको जब हम पेमेंट करते हैं तो हम टैक्स नहीं काट, क्योंकि जो उनकी इनकम होती है आगे एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ये आपको कांसेप्ट समझ आएगा जब हम विथहोल्डिंग का पूरा एक टॉपिक करेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो फिर वो कहते हैं कि आप जब हमें पेमेंट कर रहे हैं तो आप हमारा टैक्स ना काटें। हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो एफबीआर ने कहा हुआ है कि आप जब भी कोई चीज़ कहीं से भी लेंगे और उसके बदले में आप पेमेंट करेंगे, तो आपने उसके ऊपर टैक्स काट के मुझे जमा कराना होगा, ठीक है? तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम एफबीआर से एग्जम्पशन ले लेते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, एफबीआर से एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं।
फिर ये होता है कि जब हमने पेमेंट करनी होती है उनकी, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं काटते, और यही चीज हम एफबीआर को बता देते हैं कि इस शख्स को हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन इसके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट था। तो अगर कोई शख्स आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देता है तो आपने उसको बिल्कुल मान नहीं लेना कि ये एग्जैक्ट है, बल्कि आपने पहले उसे वेरीफाई करना है कि क्या ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट एक्चुअली है कि नहीं है। तो उसके ऊपर बारकोड लगा होता है, उसका रेफरेंस नंबर देना है और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान वो भी एग्जाम्प्ट है। अगर आप उसकी थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे तो आपको उनका एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कहीं पड़ा है तो मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा। ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट होता क्या, ठीक हो गया। इसी तरह नोटिस ऑर्डर वेरिफिकेशन, अगर आपको कोई एफबीआर की तरफ से नोटिस आया है तो आपको कैसे पता चलेगा वो ओरिजिनल है, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अगली चीज कंप्यूटराइज्ड रिसीट पेमेंट, सीपीआर जो होता है, इसकी अगर बात करें, देखिए जब भी हमने एफबीआर को पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट करने के लिए हमें एक चालान बनाना होता है जिसे हम कहते हैं पीएसआईडी। ये नीचे लिखा हुआ भी है, हम इसको बनाना सीखेंगे भी सही, पीएसआईडी। लेकिन अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि जनाब जी ये चालान है मैंने पेमेंट कर दी है, तो वो इस चीज की एविडेंस नहीं होती कि आपके उसके ऊपर टैक्स पे भी हो चुका है। देखें एक चीज होती है चालान होना, चालान कभी भी ये चीज एविडेंस नहीं होती जब तक कि वो पे ना हो, जबकि आपके पास पेमेंट की स्लिप ना हो, कंफर्मेशन ना हो। तो लिहाजा जब आप उस चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं तो एफबीआर बदले में आपको एक वेरिफिकेशन भेजता है कि जी बिल्कुल आपका टैक्स जो है वो हमारे पास जमा हो गया हुआ है। उसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट, सीपीआर। तो एक्चुअली ये वो एविडेंस होती है जो इस चीज को कंफर्म करती है कि आपके सीएनआईसी पे जो आपका टैक्स काटा गया था वो आपका जमा भी हो गया और एफबीआर तक पहुंच भी गया। इसको हम सीपीआर कहते हैं। तो जब भी आपने एफबीआर की पेमेंट वेरीफाई करनी हो तो आप चालान नहीं मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे, सीपीआर मांगेंगे। सेम इसी तरह नीचे पीओएस इनवॉइस वेरिफिकेशन है। ये क्या होता है, जब हम कहीं पे कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो बाउंड होते हैं हमें सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। अब वो हमें इनवॉइस जब इशू करता है तो उसके अंदर टैक्स की अमाउंट इंक्लूडेड होती है, लेकिन वो इनवॉइस फेक भी तो हो सकती है। इस चीज की क्या गारंटी है कि वो इसके अगेंस्ट में पेमेंट भी करेगा। तो अगर तो वो इनवॉइस ओरिजिनल होती है तो फिर उसका रिकॉर्ड उसी वक्त एफबीआर के पास चला जाता है और फिर वो पर्सन बाउंड हो जाता है टैक्स पे करने के लिए। लेकिन आप ये कैसे चेक करेंगे कि वो इनवॉइस ओरिजिनल है, तो आपने उस इनवॉइस का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे डालना होता है। एक मिनट, आपने उसका इनवॉइस नंबर डालना होता है और ये कैप्चर डालेंगे तो उसी वक्त आपको बता देगा कि जनाब ये इनवॉइस ओरिजिनल है, इसका रिकॉर्ड एफबीआर के पास चला गया और इसके अगेंस्ट में जो टैक्स की पेमेंट होगी वो भी हम रिसीव करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हम ड्यूरिंग लेक्चर कवर करेंगे वगैरह वगैरह। ये हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पोर्टल था, हम इसे दोबारा में भी इतना डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपने खुद आप इंक्वायरी करनी है, अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सबके आप एनटीएन सर्च करें, आप उनकी चीजों को वेरीफाई करें, कंफर्म करें और थोड़ा उनके ऊपर अपना रोब जमाए कि जनाब हमें टैक्स आता है, हम टैक्स कंसल्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, डीएनएफपी पी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये बेसिकली कुछ बिजनेसेस जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, जो हाई वैल्यू बिजनेसेस होते हैं, जैसे गोल्ड का है, जैसे ज्वेलरी का है, जैसे ऑयल्स का है, मिनरल्स का है, प्रीशियस स्टोन्स का है। तो ये वो बिजनेसेस होते हैं जो हाई वैल्यू होते हैं, इनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इनके अंदर हुंडी हवाला वो वाले काम होने का बड़ा खतरा होता है, चोरी होने का, स्मगलिंग होने का। तो इसके लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी या सेटअप मौजूद है जिसको डीएनएफबीपी कहा जाता है। इनको उनके अंदर भी रजिस्टर होना होता है। इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, कुछ दिखा भी दूंगा कि क्या चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन डिटेल जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर इसके इंक्लूड नहीं होती। ठीक हो गया, चलते हैं वापस अपने सिलेबस के ऊपर। बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रोफाइल का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर हमने करना क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। हमारी प्रोफाइल ये देखें, जब आप आयरस पोर्टल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल मौजूद है। ठीक है, प्रोफाइल, मैनेज योर प्रोफाइल, इस पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन, सॉरी लिंक एक्सपायर हो गया, 2 and 6 to 1। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैनेज योर प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सारी बेसिक प्रोफाइल मौजूद है। आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, जो चीजें एडिटेबल हैं वो कर सकते हैं, जो है नहीं है वो नहीं कर सकते। जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते, बजाय ये आपके आईडी कार्ड से आई हुई इन्फॉर्मेशन है। अगर नाम गलत आ रहा है तो ये आपने एफबीआर से मैनुअली चेक करा। इसी तरह आपने अपने इनकम के सोर्स यहाँ पे बताने होते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो ये, अच्छा ये यहाँ पे देखते जाएं, ये देखें मुख्तलिफ तरह के, ये आप देखते जाएं। ये ऐसे होगा कि जब हम आगे सिलेबस कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये चीजें आएंगी, फिर मैं दोबारा दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा। जैसे देखें यहाँ पे हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रीम इन
टैक्स प्रोफाइल। तो ये उस चीज का मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल इनकम जो है वो अपने एफपीआर को कैसे रिपोर्ट करनी है, कि आपके कौन कौन से इनकम है, आपके बिजनेसेस हैं, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे कैसे ऐड करना होता है, एड्रेस है, आप कहाँ कहाँ पे आपका बिजनेस हो रहा है तो वो हम यहाँ पे करते होते हैं। इस साथ में दिखाऊंगा आपको यूटिलिटी कनेक्शन आपने यहाँ पे देना होता है, अपना बैंक अकाउंट्स आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और ये एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे डालनी होती है कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया तो वो कहता है कि पहले अपने आप को सैलरी इनकम बनाए, ठीक है। तो जब तक आप सैलरी नहीं है तो फिर आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है और आपकी टैक्स आप अपने एम्प्लॉयर को ऐड नहीं कर सकते। मतलब ये अभी हम करेंगे, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। वापस चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम जाने मॉड्यूल 2 के अंदर बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट, एडिशन, मॉडिफिकेशन एंड प्लेयर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ये क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है ये बिजनेस नहीं है, ये इंडिविजुअल है, वरना इसका बिजनेस होता। हम कोई बिजनेस की प्रोफाइल खोलेंगे तो यहाँ पे बिजनेस आ रहा होगा और देखेंगे हम उसके अंदर कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी एंड सब एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जब हमने ये बताना होता है कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। देखें again after profile you have pending registration task है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे कैपेसिटी होती है, आपने एड्रेस का बताना है, और फिर जब वंस इसे ऐड करेंगे तो हमसे पूछेगा कि ये बिजनेस किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा बिजनेस है और ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। समझ आ गई बात? अच्छा जी। उसके बाद हम बात करें हैंडलिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, हो गया। मॉड्यूल 3 में हम चलें तो ये हमारा ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके ऊपर हम कम टाइम लगाएंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा इसके ऊपर अंडरस्टैंड कराऊंगा, थ्योरी आपने खुद करनी होगी और पूरा हफ्ता होता है आपके पास, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको काटनी पड़ेगी। देखिए दो चीजें, या तो ये है कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूं, थ्योरी पढ़ाऊं, कंसेप्ट क्लियर करूं, प्रैक्टिकली सिर्फ चीजें आपको दिखाता जाऊं और एट द एंड क्लास खत्म, आप भी खुश मैं भी खुश, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीजों का फायदा नहीं होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा जो एक प्रैक्टिसिंग पर्सन के पास होना चाहिए। दूसरा तरीका कार क्या है कि हम दोनों एफर्ट करें, मैं ज्यादा अपना फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर रखूं, आपको चीजें करके दिखाऊं, और आप जो है वो साथ साथ कंसेप्ट और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, ताकि हम इस लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। अगर मैं इस थ्योरी के ऊपर जस्ट लग गया तो फिर हम ये सब थ्योरी करेंगे जो कि बाकी सब कर रहे हैं। हमारा पर्पस इस कोर्स का कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, लोगों को रीच कैसे करना है, लोगों को आपने सेस कैसे करना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिर अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ा के मैं आगे भेजूंगा तो जब तक आप मार्केट के अंदर निकम्मे बैठे हैं तो तब तक हमारा भी यहाँ पे बैठ के एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने साथ साथ मेरे एफर्ट करनी है। खैर बहरहाल ये कुछ लॉस है, ये हम करेंगे। उसके बाद ये वो चीज है मॉड्यूल 3 जो हम लेक्चर 1 के अंदर ही कवर करेंगे। लेक्चर 1 में हमें बेसिकली एक आइडिया लेना होगा शुरू में, और फिर हम इनको डिटेल के अंदर करेंगे। ये इसकी थ्योरी मैं आपको साथ बता दूंगा, प्रैक्टिकल साथ करूंगा। तो इसको हमने इस तरह कवर करना है कि हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, जैसे ही प्रैक्टिकल में एक टॉपिक उठाएंगे साथ उसकी थ्योरी देख लेंगे, और वो मैं आपको दे दूंगा। आइडिया मैं आपको दे दिया करूंगा, कंसेप्ट मैं आपको दे दिया करूंगा, रीड आपने खुद करना होगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे से पूछ लेंगे आके। ठीक हो गया? तो ये हमारा मॉड्यूल 3 इनकम टैक्स के हवाले से है। इसी तरह टैक्स कंप्लायंसेस, रिटर्न वगैरह सबमिट करना, विद होल्डिंग सबमिट करना, ये तकरीबन प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज है। हैंडलिंग ये थ्योरेटिकल चीज है। विद होल्डिंग ऑडिट्स, कंडक्ट मैनेजमेंट, ये भी सारी थ्योरेटिकल चीज है। अंडर सेक्शन 120 एंड 121 ओरिजिनल एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थ्योरेटिकल चीज है। एपलेट फोरम, अपील प्रोसीजर्स, ये भी थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनके अंदर हम रूल्स पढ़ेंगे, जिनके अंदर हम प्रोसेसेस को देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह से हमने अपील करनी होती है, कौन कौन से नोटिस होते हैं, उनको रिप्लाई कैसे करना होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, आपने अपील करनी है, आपके पास क्या लिमिटेशन है, कितने केसेस हैं, कैसे पे करना है, उसके फॉर्म्स कौन से होते हैं, चलान्स कौन से होते हैं, ये हमने चीजें देखनी है। जब मॉड्यूल 4 में जाते हैं तो फिर हमारा शुरू होता है दूसरा सेगमेंट, और वो है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स में अगर हम देखें वैट फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, थ्योरी है, इनपुट आउटपुट टैक्स, ये हमारा एक प्रैक्टिकल का पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम पूरी रिटर्न करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी सही, और फिर मैं इसका थ्योरी आपको हैंड ओवर एज अ नोट्स दे दिया करूंगा, जिसमें तमाम इनपुट टैक्सेस या आउटपुट टैक्सेस जो जो मौजूद हैं उनकी डिटेल इसके अंदर मौजूद होगी, और कंसेप्ट मैं आपको लेक्चर में डिलीवर करूंगा। उसके बाद डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब हम विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स कर रहे थे तो वहां पे हमने डिफरेंट शेड्यूल्स देखे थे कि उनके रेट डिफरेंट हो रहे थे। सेम इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी डिफरेंट गुड्स जो होती हैं वो डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर फॉल करती हैं, और क्या कहते हैं, उनके भी हमने रेट्स देखने होंगे।
लिहाजा शेड्यूल देखेंगे, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, कैजुअल, एग्जाम्प्ट में, टैक्सेबल सप्लाईज में, रिटेल वैल्यूज में, और इसी तरह एक्सपोर्ट जो है हमारी, इन शेड्यूल्स को भी हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर फॉल करती है। प्रोसीजरल कंप्लायंस, प्रोसेस ऑफ सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल पूरे का पूरा रजिस्टर करने का तरीकाकार हम देखेंगे। जैसे मैं अगर आपको भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो ये हमारा आयरिस था, और इसको मैं करता हूँ क्लोज, इधर ले जाता हूँ, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी। रजिस्ट्रेशन में चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक एप्लीकेशन नजर आएगी, फाइल डॉक्यूमेंट इनिशिएटेड, एक्चुअली मैंने पहले ओपन की हुई है, मैं इधर ड्राफ्ट में आता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट है, और मैं ये आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन होती है सेल्स टैक्स, फॉर फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरी थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स रिटर्न। और यहाँ पे हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच करनी होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमारी लगती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होता है सेल्स टैक्स के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न विद डिजिटल पोर्टल। डिजिटल पोर्टल इसी को ही कहा जाता है, जो हमारा आयरिस पोर्टल है। इसके ऊपर यहाँ पे ये सेल टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है, आपने किस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि इसकी मंथली कंप्लायंस होती है, तो आप उसकी रिटर्न यहाँ से सबमिट कर सकते होते हैं। कैसे होनी है, इसके अंदर डिफरेंट एनेक्सेस होते हैं, वो हम साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सारा कुछ दिखाने का पर्पस क्या है, सारा कुछ आपको सामने रखने का, ये लेक्चर हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब जैसे जैसे हम चीजें आगे करते जा रहे होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, और आपको भी पता हो कि हमने कौन कौन सी शुरू में चीजें कमिट की थी, और फिर उनको कवर करते हैं। कहीं पर कोई चीज मिस होती है या स्किप होती है, तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये चीजें हमारी रह गई हैं, ताकि हम अपना कोर्स टाइम पे और पूरा कंप्लीट कर सकें। इनपुट टैक्स हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट टैक्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ये हम सेल टैक्स रिटर्न के अंदर देखेंगे। एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। सेल टैक्स विदहोल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंप्लायंस, ये हमारी थ्योरी का पार्ट है। एसटीआरएल मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट है सारा। उसके बाद मॉड्यूल 5 से हमारा स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट सेक्शन। कॉर्पोरेट सेक्शन से देखें, मैंने आपको पहले आइडिया दिया हुआ है कि हर बिजनेस की दो साइड्स होती है, एक फाइनेंशियल साइड, दूसरी ऑपरेशनल साइड। फाइनेंशियल साइड डील करती है आपके इनफ्लोज, आउटफ्लोज, टैक्सेस, फाइन, पेनल्टीज, इन मामला। वो डील करता है एफबीआर, जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स होगा। वो हमारे पहले 4 मॉड्यूल्स के अंदर कवर हो गए। अब आ जाती है हमारी दूसरी साइड, ऑपरेशनल साइड, जिसके अंदर उसका एक लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर कौन होगा, उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी, वो काम कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, उनके रूल्स क्या होंगे, कौन डायरेक्टर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह। तो जो ऑपरेशनल साइड्स होती हैं, वो अदर रेगुलेटरी बॉडीज डील करते हैं, और उनमें एक मेजर रेगुलेटरी बॉडी एससीसीपी। एससीसीपी के अंदर हमने बिजनेसेस को रजिस्टर करने थे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो हमने अभी बात की थी पर्सन्स, और पर्सन में कितने पर्सन्स थे? 3 पर्सन्स थे, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। पहली चीज अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एफबीआर पे रजिस्टर हो सकते। इंडिविजुअल बिजनेस कहीं पे भी और एज अ लीगल स्ट्रक्चर रजिस्टर नहीं होता, एससीसीपी में नहीं होता, पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता, किसी और जगह पर रजिस्टर नहीं होता। अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस को लीगल अपनी एग्जिस्टेंस साबित करनी होती है, तो वो एफबीआर के पोर्टल की रजिस्ट्रेशन ही सफिशिएंट होती है। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास पार्टनरशिप है, अब पार्टनरशिप की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जनरल पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप होती हैं। इनमें जो पहले 2 टाइप्स हैं, जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप, इनको रजिस्टर कराने का तरीकाकार डिफरेंट है। वो मैनुअली रजिस्टर होती हैं, और उनके लोकल रजिस्ट्रार होते हैं। आपने वहीं पे जाके अपना मेमोरेंडम लेके जाना होता है, सॉरी एग्रीमेंट लेके जाना होता है, साथ में आपने अपने सारे पार्टनर लेके जाने होते हैं। वहां पे रजिस्ट्रार के पास आपने फीस जमा करानी होती है, एक चालान होता है 32A का, और उसके बाद आपने क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी होती है, और फिर वहां रजिस्टर होता है। लेकिन जो तीसरी टाइप है एलएलपी, लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी, ये रजिस्टर होती है आपकी एससीसीपी के अंदर, कि ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस सारा हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम डिटेल के अंदर देखेंगे।
बाकी 2 पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको मैन्युअली गाइड कर दूँ। ठीक हो गया? उसके बाद तीसरा चीज़ कंपनी होती ही एसएससीपी के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे एनी टाइप ऑफ कंपनी, मल्टीपल टाइप होती हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, एसएमसीएस, अदर प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एनजीओज़ होती हैं, सेक्शन 42 की कंपनीज़ होती हैं, वो भी रजिस्टर होना, तो वो हमारी एसएससीपी के पोर्टल पे रजिस्टर होती है। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया भी दे देता हूँ। अगर हम चलते हैं तो ये हमारा एसएससीपी का पोर्टल है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें यहाँ पे ये ईज़ी फाइल का पोर्टल है, इसको आप ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आता है। यहाँ पे अकाउंट बनाना हम सीखेंगे, लॉगिन करना हम सीखेंगे, फिर इसके अंदर कंपनी कैसे बनती है वो हम सीखेंगे। तो बहरहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरे किसी क्लाइंट का और हम इसे लॉगिन करते हैं। तो ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होता है जब आप अपना लॉगिन बनाते हैं। और जब आपने अपनी यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन स्टार्टअप, एलएलपी और कंपनी। एसएससीपी में 2 ही सेटअप रजिस्टर होते हैं। इंडिविजुअल नहीं होते और दूसरी पार्टनरशिप भी नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो पूछता है एलएलपी या कंपनी इनकॉर्पोरेशन है या फॉरेन कंपनी या कंपनी इनकॉर्पोरेशन विद लाइसेंस। अब ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये एनजीओ सेक्शन 42 की कंपनी। इसी तरह हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं। अगर मैं इसे करता हूँ कनेक्ट तो देखें जब मैं प्रोसीड करूंगा तो वो कहता है नो अप्रूव्ड कंबाइंड नेम रिजर्वेशन फॉर्म, प्लीज कंप्लीट अ कंबाइंड नेम रिजर्वेशन फर्स्ट। पहले वो कहता है कि आपने अपना नाम रिजर्वेशन करना है। लेकिन अगर मैं सिंपल एलएलपी या कंपनी रजिस्टर कराता हूं तो वो देखें वो क्या कह रहा है, कोई रिजर्व नेम नहीं है। तो मैंने क्या करना है, यहां से जाना है। अब वो मेरे से पूछता है क्या रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, क्या मैंने सिर्फ नाम एक पहले रिजर्व कराना है? देखिए ये 2 प्रोसेस होते हैं, पहला हम नाम रिजर्व कराते हैं, फिर उस नाम के अगेंस्ट में कंपनी बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका कार ये होता है कि अगर हम क्या कहते हैं, सॉरी, अगर हम चाहते हैं जो हमारा नाम है उसपे हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये नाम हमें मिल जाएगा, मतलब ये इलीगल नहीं है, इसका किसी और जगह पे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर इसकी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, कोई सिमिलर नेम मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए कंबाइंड नेम एंड रिजर्वेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, नाम भी साथ मिल जाए और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ से, तो देखें अब वो पूछ रहा है। अब ये भी आप यहीं से देख लें कि कौन कौन सी कंपनी एसएससीपी के पास रजिस्टर हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैं आपको बताऊंगा, सिंगल मेंबर कंपनी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, प्राइवेट कंपनी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, पब्लिक कंपनी मैं आपको आइडिया दूंगा लेकिन ये बड़ा लंबा काम। इसी तरह अगर सेक्शन 42 की कंपनी बनाई जाए तो ये भी बहुत लंबा काम होता है। सेक्शन 42 की कंपनी जो एनजीओ होती है हमारे यहाँ ना, वो बनती होती है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अंडर सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट और फॉरेन कंपनी, ये वो कंपनीज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं। तो ये हम नहीं करेंगे, आइडिया जस्ट मैं आपको दूंगा। प्राइमरी हमारा फोकस जो होगा वो प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर होगा। बाकी कंपनीज एडवांस लेवल की इनकॉर्पोरेशन होती है, इसके सिर्फ इनकॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये किसी और टॉपिक में या किसी और कोर्स के अंदर इस चीज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने वो कंपनी स्टार्ट करनी होती है। अगर अगर आप सिंपल नेम रिजर्व करते हैं तो से के पहले आप नेम रिजर्व करेंगे और फिर जब आपका नेम रिजर्व होगा तो आप यहां से कंपनी रजिस्टर करें। ठीक है। अगर जब मैं ये कहूंगा प्रोसीड करता हूं तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि कोई नाम रिजर्व नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ से नहीं कर सकता। खैर बात, ये हमारा एक टॉपिक होगा जो हमारी कॉर्पोरेट की चीजें, उसका एक मेजर टॉपिक होगा ये वाला। उसके बाद देखें तो हमारी जो यूजर अकाउंट रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया अभी, नेम रिजर्वेशन, कंपनीज, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज इन पब्लिक सिंगल मेंबर इन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मैं अगले एक पॉइंट के साथ आपको मिला के बताता हूँ। इसको यहीं पे करते हैं। अच्छा सर, इधर ही बता देता हूँ, इसके साथ एक चीज मिस है और वो है हमारी कंप्लायंसेस। देखें, कंपनी बनाना इज नॉट अ बिग डील। असल चीज क्या है, कंपनी बाद में चलाना, रन करना, तो हर कंपनी की कंप्लायंसेस होती हैं जो कि सिलेबस के अंदर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वो साथ साथ कराऊंगा जो भी इजीली अवेलेबल होंगी। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो फाइलिंग एंड कंप्लायंसेस और प्रोसीड करता हूँ तो हम देखते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी कंप्लायंसेस होती हैं। ये देखें, ये सारी एक कंपनी की कंप्लायंसेस होती हैं जो उसने करनी होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो उसने भेजने होते हैं। ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको
यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इस तरह नेम चेंज, डेटा रेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, आपने एनुअल रिटर्न्स जाती होती हैं, अगर आपने डायरेक्टर ऑफिसर चेंज करने हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट, कंपनी की टाइप चेंज करनी है, तो ये बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। इसमें से कुछ जो मेजर है और कंपनी के रूटीन के होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा साथ साथ, या अगर हमारे पास टाइम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये डिजाइन किया गया है टाइम लिमिट को सामने रखते हुए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके टॉपिक्स को मैं अलग से जब भी मैं किसी क्लाइंट का परफॉर्म करूंगा तो इसको रिकॉर्ड करके वो इंशाल्लाह आपको अवेलेबल कर दूंगा, ताकि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये चीजें किस तरह से आपने करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर जाते हैं आगे, तो अगली चीज आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी होती है जो जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे आपका ब्रांड है, जैसे आपका ट्रेडमार्क है, आपके लोगोज हैं, आपके राइट्स हैं, आपके पेटेंट्स हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, और जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर आप उसके ऑनर भी नहीं होते। आप कैसे उसकी मलकियत साबित करोगे कि ये एक चीज फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलहदा से ऑफिस मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जाके हमने इसको रजिस्टर करा लेना होता है अपने नाम के ऊपर। अब ये होता है कि ये नाम, ये आपका लोगो, ये आपकी कलर स्कीम कोई और यूज नहीं कर सकता। देखें, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, तो जी आई आईपीएल लेजिस्लेशन वगैरह मुख्तलिफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, ये आपने एक काम करना है कि इन वेबसाइट्स के साथ एक बार यूज टू हो जाए। देखें, लेक्चर्स के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आज तक हो चुकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस के ऊपर डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं, नए नए एसआर आ रहे होते हैं, नए नए रेगुलेशन आ रहे होते हैं, नए नए नोटिस आ रहे होते हैं। तो लिहाजा ये चीजें हमारी जो है वो डेली बेस पे अपडेट हो रही होती है। तो अब मसला ये है कि क्लासेस लेने के बाद आपको फर्दर नॉलेज कहाँ से मिलेगा? फर्दर नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। अपने आप को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। आप एक दिन भी इन चीजों से नहीं हट सकते। आपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जहां जहां पे भी मौजूद है, आप ऐसे पेजेस लाइक करके रखें जो लीगल मैटर से रिलेटेड हैं, जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, जो कोर्ट से रिलेटेड हैं, जहां पे हमारे डिसीजंस आ रहे होते हैं, हमारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हमारी अपडेट्स आ रही होती है, ताकि आप अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट रखें इन चीजों को। तो इन वेबसाइट्स को आपने लाजमी अपने पास सेव करके रखना है और इनको कंटिन्यूसली विजिट भी करते रहना। तो ये हमारा आईपीओ है। उसके बाद जब हम चलते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है बच्चा? ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बिजनेसेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब ये प्रोसेसेस मैनुअल होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीजनल नेचर के हैं। जिस तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आईसीसीआई है। इसी तरह लाहौर में बात करेंगे तो वहां का एलसीसीआई है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इस तरह हर जगह के अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। तो आप इसके अंदर रजिस्टर होना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जितने भी बड़े लेवल के बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ठेके होते हैं, इनके अंदर जब आप जाते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप किसी ना किसी बिजनेस रेगुलेटरी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट हो। जिस तरह डॉक्टर जो है वो पीएमडीसी के होते हैं, ऐसी बात है। इसी तरह इंजीनियर जो है वो पंजाब पीईसी के होते हैं, पंजाब इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ उन्हें रजिस्टर होना चाहिए। और इसी तरह जो आप, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको आई कैप साथ रजिस्टर होना चाहिए। तो लिहाजा ये रजिस्ट्रेशन इसलिए आपकी जरूरी होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका हम देखेंगे तरीकाकार क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर कुछ रेफरेंस चाहिए होते हैं, कितनी फीस होती है, इनकी रिन्यूअल कब होती है, आपने कैसे करना होता है, मेंबरशिप आप इसकी कैसे ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको सारा कुछ इसमें गाइड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूल 9, इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो मैंने आपको वी बुक दिखाया है, या पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो, ऑनलाइन हो जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, पीएसडब्ल्यू क्या होता है उसका भी मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, एक बार उसे भी देख लें। वो हमारी होती है पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशंस। अच्छा जी, ये जब तक ऊपर ये हो गई ओपन, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। दैट पेमेंट ऑफ डिनर पे फॉर गुड्स डेकोरेशन रिलेटेड ऑफ टू एयर कार्गो शिपमेंट मस्ट बी मेड। एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, शायद आपने नोट की हो। अ, एक तो मैंने दीजिए, मुझे इनको मुझे क्लोज करने में सारा। ये देखें,
एयर कार्गो शिपमेंट मस्ट बी, ये दोनों सेम नोटिफिकेशन। बेसिकली बीपो पुराना पोर्टल था, अब उसका नया पोर्टल जो है वो पीएसडब्ल्यू है। तो हम पीएसडब्ल्यू देखेंगे कि यहाँ पे आपने किस तरह अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन लेना है, किस तरह से आप इसके अंदर अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजों को मैनेज कर सकते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो फ्रीलांसर के हवाले से है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फ्रीलांसर्स हैं, आपकी फाइवर अपवर्क की इनकम आ रही है, साथ साथ हम उनका ओवरव्यू भी करेंगे, आपने किस तरह से रिपोर्ट करना है, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टैक्स ट्रीटमेंट है, आपको कौन कौन से टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है, स्टार्टअप्स को कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, इसी तरह वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज के आईटी प्रोफेशनल हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के अंदर किस तरह से होनी है। तो ये सारी चीजें हम अपने मॉड्यूल 10 के अंदर करें। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल प्रैक्टिकल कोर्स है। इस पूरे लेक्चर को देने के बाद होपफुली आपको एक चीज श्योर हो चुकी होगी कि हमने जो काम भी करने हैं प्रैक्टिकल करने हैं, हमने थ्योरी को कम से कम फोकस रखना है, हम दोनों को एफर्ट करनी पड़नी है, आपको भी और मुझे भी, तभी हम इसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। मार्केट में डिमांड ठीक ठाक है, आईटी टैक्स प्रोफेशनल्स की बड़ी शदीद कमी है, आप खुद देखें। मैं आपको एक हम सिंपल देखते हैं, एक चीज करते हैं, number of tax filer in 2026 in पाकिस्तान। ठीक है, कितनी टैक्स रिटर्न जमा हुई है? 5.9 मिलियन, मतलब 60 लाख बंदों ने रिटर्न सबमिट किए। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। आप ख्याल में 25 करोड़ लोगों में 60 लाख बंदे पैसा कमा रहे हैं, बाकी जो 24 करोड़ 40 लाख अवाम है, क्या वो क्या कहते हैं अमेरिका के कर्जे पे चल रही है? नहीं, सब कमा रहे हैं। ये रिटर्न्स क्यों कितनी कम सबमिट हुई है? उसकी दो रीजन है, नंबर वन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और नंबर तीन टैक्स प्रोफेशनल भी मौजूद है। तो लिहाजा इसका ठीक ठाक एक्सपोजर है मार्केट के अंदर। मतलब आप मेरा भी देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट देख रहे हैं। तो ये चीजें सारी आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह। बाकी हमारा साथ तो एक लॉन्ग टर्म रहेगा। जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है आप मेरे से पूछेंगे, हम इंशाल्लाह उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। बिजनेस है, हमेशा हमारा साथ रहना है, तो आपने कोशिश करनी है इसमें से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करनी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो टाइम है वो 36 आवर्स का है, हम इसको ज्यादा करें तो 40 आवर्स करेंगे, और सिलेबस आपने खुद देख लिया है ये कितना हमारा लेंथी है। तो कोशिश करनी है नंबर वन, क्लास के अंदर आपका क्वेश्चन सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आपने पूछना है। अगर कोई एडवांस लेवल का है तो आपने क्लास में नहीं पूछना, कोशिश करें बाद में पूछें। और इफ आई फील इजी तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो क्लास में बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक हो गया? ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक है, आज के लिए इनफ है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने